सेल्फ रीडेवलपमेंट और रीडेवलपमेंट को, ये जो पुस्तक है सीए रमेश प्रभु जी और सुभाष लाला जी के बारे में आपको बता दूं, दो मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, साथ में कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के कमिश्नर और यूडी डिपार्टमेंट हो, तमाम अनुभव रखते हैं और रिटायर हैं, और उन्होंने लिखी है। तो सरकार की तरफ से भी बहुत सारा इसमें दस्तावेज है, सरकार के नियम कायदे जो रीडेवलपमेंट और सेल्फ रीडेवलपमेंट को लगते हैं दोस्तों, वो है तमाम। आपने देखा तो ये एक बुक है, जो एक पुस्तक है, ये दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज, ये नींव का पत्थर साबित होगी दोस्तों आने वाले टाइम में। और ये पुस्तक के साथ में हमारे सैकड़ों लोगों की टीम लगी है, जो भरत राव सामने आज आपके सामने मौजूद है, ये भी उस टीम के बड़े अहम किरदार हैं, सीए भरत राव साहब। तो भरत राव और पूरी टीम, दो तो मेन हीरो हैं से हमारे सुभाष लाला जी और रमेश प्रभु जी, लेकिन पूरी टीम में बड़े सक्रिय रोल अदा करें, उन सभी लोगों के लिए मैं स्वागत पूर्ण ये शायरी लाइन बोलूंगा दोस्तों, कि ये जो पुस्तक लिखी है, और भरत राव का स्वागत करता हूं मैं आज के जो हमारे कीनोट स्पीकर हैं इस लाइन के साथ में, कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, और जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते, तो जो करते हैं मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते दोस्तों। और ये जो पुस्तक है नींव का पत्थर साबित होगी, और तमाम लोगों के, महाराष्ट्र मुंबई के लोगों के जो रीडेवलपमेंट सेल्फ रीडेवलपमेंट का मामला है, सपना है, वो जरूर पूरा होगा। और आज के हमारे कीनोट स्पीकर सीए भरत राव जी, आपको बता दूं ये एडवाइजर हैं, इनकी ऑन खुद की कंपनी है, सेल्फ रिडेवलपमेंट में बड़े सुलझे हुए मास्टरमाइंड हैं, और इनके बारे में क्या कहूँ, महासेवा से जुड़े हुए हैं, ये पुस्तक से भी बड़ा अहम रोल निभाया इन्होंने। भरत राव जी के बारे में मैं ये लाइन के साथ में स्वागत किया हूँ आगे, और मैं यही कहूँगा कि तमाम जो सेल्फ रिडेवलपमेंट के बारे में हो या तमाम विषय के बारे में एक्सपर्ट हैं, जानकार हैं, और तमाम विषय पर आप एडवाइस ले सकते हैं, इनसे सलाह ले सकते हैं। डायरेक्टली इनवाइट करूंगा सीए भरत राव जी को। भरत राव जी प्लीज वेलकम। गुड इवनिंग सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सुनील जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल। तो जो कमिटी मेंबर्स और सोसाइटी मेंबर्स मेहनत करेंगे, उनको सेल्फ रीडेवलपमेंट का सपना कभी अधूरा नहीं रहेगा। वेलकम टू ऑल वंस अगेन। तो वी आर कवरिंग चैप्टर 5 and 6 of the compendium of self redevelopment prepared by an expert committee, and as you saw the interview pioneered by Subhash Lala sir and Ramesh Prabhu sir. तो 5th चैप्टर है कि सेल्फ रीडेवलपमेंट द वे फॉरवर्ड, कि आज की जो मार्केट की सिनेरियो है और जो भी फैक्टर्स है, उसमें सेल्फ रीडेवलपमेंट ही वे फॉरवर्ड क्यों लग रहा है। कमिंग टू दिस स्लाइड, ये है रीजन फॉर रीडेवलपमेंट। ऑब्वियसली द मोस्ट कॉमन रीजन इज एज एंड कंडीशन ऑफ द बिल्डिंग, और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके बिल्डिंग की कंडीशन खराब हो, इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स ये हो गए होंगे, रस्ट हुए होंगे, या टेरेस में लीकेज होगा और बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो ही आज के सिनेरियो में सोसाइटीज ने सोचना चाहिए रीडेवलपमेंट। ये भी हो गया, टेरेस और वाटर टैंक लीकेजेस ड्यू टू विच द स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग गेट्स डिटोरिएट। अभी जब बिल्डिंग स्ट्रक्चर डिलैपिडेटेड हो जाता है तो दो ऑप्शंस है, either you go for repair will involve money to be contributed by the members, and उसके बाद भी बिल्डिंग भले अच्छे कंडीशन में आ जाएगी, लेकिन जो रीडेवलपमेंट के साथ कंपेयर करोगे आप, तो रीडेवलपमेंट में जो फायदे है उसमें आपको एरिया एक्स्ट्रा मिलेगा, आपको कॉर्पस मिलेगा, आपको पैसे डालने की जरूरत नहीं है रिपेयरिंग के लिए। So that is why societies are preferring redevelopment over repairs, subject to the plot having that potential. अभी एक ट्रेंड जो अभी दिख रहा है लास्ट तकरीबन 7 से 8 साल में, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, it is facing one of the most difficult, I mean, you can say in history. The reason for that being, markets have not been conducive, transactions are not happening, there are regular changes जो बार बार हो रहे हैं गवर्नमेंट से, whether it is in BMC rules, स्टेट गवर्नमेंट रूल्स और हाई कोर्ट ऑर्डर और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो ये सब वजह से, जैसे GST भी आया या डिमोनेटाइजेशन आया, ये सब वजह से सेक्टर में काफ़ी तनाव आ गया, ट्रांजैक्शंस नहीं हो रहे थे, बिल्डर्स लिक्विडिटी में
अटक गए, बिल्डर्स एनबीएफसीज भी अटक गई, तो लेंडिंग भी कम हो गया. So that is why you see a trend of builders not taking interest like how they used to in 2007 2008. अभी उतना इंटरेस्ट बिल्डर्स लेते नहीं है redevelopment. I have listed down the challenges that are being faced. As I already said, first one is regular changes in DCR. DCR यानी Development Control Regulation, which PM comes out with. लास्ट 4-5 साल में 4 बार सर्कुलर्स आ रहे थे, तो जो प्रोजेक्ट चालू भी हुआ है उनके लिए भी वो एप्लीकेबल होता था, तो उसमें बिल्डर्स को भी काफी दिक्कतें आती थी, उनके कॉस्ट भी बढ़ गए, टाइम बढ़ गया, उनका टाइम बढ़ने से रेंट देने का जो उन्होंने फैक्टरिंग किया था उससे कई गुना ज्यादा उनको रेंट देना पड़ा, कहीं जगह पे प्रोजेक्ट स्टकअप हो गए. दूसरा एक मेजर चेंज जो आया सेकंड इज सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन प्रीमियम्स टू एमसीजीएम और गवर्नमेंट. ये 2012 में एक सर्कुलर आया जहां से ये ट्रेंड चालू हुआ. तो पहले अगर बिल्डर्स वर फैक्टरिंग इन सपोज 100 rupees टू बी पेड टू द गवर्नमेंट टुवर्ड्स प्रीमियम्स, whether in the form of open space deficiency premium, staircase premium, that has gone up 3 to 4 times. तो ये significant total project पे. And if you calculate, if you make a feasibility for any redevelopment project, the premiums to be to the government or to BMC constitutes almost 1/3 of the total project cost. I repeat, 1/3 of the total project cost. तो इससे काफी गहरा इम्पैक्ट आया प्रोजेक्ट्स में, एंड दिस इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस व्हाई बिल्डर्स आर टेकिंग इंटरेस्ट. थर्ड इज इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी. अभी जीएसटी इंट्रोडक्शन एक बड़ा नेगेटिव ये हुआ 12%. तो परचेजर वर लुकिंग एट बाइंग, डिले देयर डिसीजन. अभी बिकॉज रेट्स आर ऑल्सो नॉट इंक्रीजिंग इन अ हरी, तो उनको ऐसा लगा कि ये 12% भरने से अच्छा मैं कोई रेडी फ्लैट में जाऊं जहां ओसी आ गया है, वहां जीएसटी नहीं लगता है, तो मेरी 12% की बचत होगी. उससे हुआ क्या, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स में सेल कम होने लगा, और वो सेल कम होने की वजह से बिल्डर्स के जो कैलकुलेशन थे, एक उनका एक एस्टिमेट होता है एक प्रोजेक्ट चालू करने के टाइम पे कि ड्यूरिंग I'll be able to sell 30% or 40% or of the total. वो हुआ, उससे उनके भी सब कैश फ्लोज में प्रॉब्लम्स आए. रिलेटेड आई मीन दैट जीएसटी फैक्टर इज वन ऑफ द फैक्टर. एंड ओवरऑल अभी डिमांड कम होने की वजह एक तो इकोनॉमी जैसी चल रही है स्पेशली नोटबंदी के बाद, दूसरा रेरा आने से इन्वेस्टर्स बाहर हो गए, और तीसरा मेन की अभी पहले कैसे कि अंडर कंस्ट्रक्शन में जो रेट चालू करते थे बिल्डर्स, व्हाट वाज द लॉन्च प्राइस एंड द प्राइस एट द टाइम ऑफ कंप्लीशन आफ्टर द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड, उसमें सब्सटैंशियल डिफरेंस होने के वजह से कस्टमर्स यूज्ड टू प्रिफर बाइंग प्रोजेक्ट्स. होने के वजह से भी अभी कस्टमर्स आर अफ्रेड ऑफ बाइंग. नाउ ऑल दीज फैक्टर्स हैव कल्मिनेटेड इनटू डेवलपर के मार्जिन्स कम हो गए. पहले कैसे प्रोजेक्ट में उनको अगर लगता कि ये प्रोजेक्ट 100 करोड़ का है और मुझे 50 करोड़ डालना है या 40 करोड़ डालना है, अभी उनको ऐसा अनुभव आ रहा है कि उनको ऑलमोस्ट 80 करोड़ तक डालना पड़ता है या 90 करोड़ तक डालना पड़ता है, और बाद में ही उसके बाद ओसी आने के बाद सेल मैक्सिमम उनका सेल होता है. उनका मार्जिन भी बहुत कम हो गया है, and that is why they don't find much interest in bidding for redevelopment. I am sure the participants must have either experienced themselves or heard from their colleagues or something. आजकल जब टेंडर निकलता है तो पहले जैसा जुनून नहीं है कि हमको भी भरना है, हमको भी भरना है. Of RERA. Now RERA as such is a very good act safeguarding the interest of the buyer, but one provision wherein it has mandated that anybody who makes payment of more than 10% towards the cost of the flat has to necessarily enter into an agreement and get it registered. इससे investors are all practically out of the market. Now because investors are not there, developers have to factor that in and they have to bring in that much their own money.
So that again has changed the complete financial dynamics of the project. The next point is delay in obtaining the required approvals. अभी ये delay in obtaining the required approvals अभी फिलहाल तो कंप्यूटराइज हो गया है लास्ट 1.5-2 साल में, लेकिन इसका इम्पैक्ट वहां आता है कि जहां रूल्स कंटिन्यूसली चेंज हो रहे हैं. There was a time prior to a year and a half where every week there is to be a new circular on some aspect of building development. Now that used to hamper the calculations and the planning of the developers. So that is where again that delay will again have an impact on the time and cost over. और ये सब होते होते, as if that was not enough, the last point which is listed in the slide is कि there was a crisis in NBFC sector. Now NBFC were lending a lot to developers since after demonetization especially, and because of the crunch in NBFC sector, they slowed down their lending to developers, and which in turn hampered the developers' liquidity scenario, and that is why they are not taking much interest. Now, this is the overall broad trend of redevelopment market in Mumbai that we are witnessing. Now, due to this, simultaneously there was this self-redevelopment which was evolving, and in that Mumbai District Bank they started giving loans to society. Honest developers have now started encouraging societies to explore the redevelopment, wherein the developers will provide the services, but they will charge a fee for that. Profit will not be of the developer, profit will belong to the society. Now we come to reasons for self-redevelopment. See, self-redevelopment as a concept is a no-brainer कि self-redevelopment कभी भी development डर करे उससे. उसकी मेन वजह क्या है कि सारा कंट्रोल सोसाइटी के पास होता है, और जो भी प्रॉफिट है जो नॉर्मली डेवलपर को जाता है वो सोसाइटी उसमें का थोड़ा पार्ट जाएगा बैंक लोन का इंटरेस्ट वगैरह में, लेकिन सब्सटेंशियल पार्ट सोसाइटी के पास आएगा. So that is how the concept of self-redevelopment started evolving. Now, simultaneously, there were other factors which I had covered, the trend of builders opting out. So I wrote down some points wherein what are the reasons that one should look at self-redevelopment. सबसे पहला पॉइंट है लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ विद द डेवलपर. ये पॉइंट ज्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, but at the same time, even honest developers have faced a lot of challenges in the last few years, and their projects have got delayed, some are stuck, अभी तक complete नहीं हुए हैं. तो ये सब माहौल में societies naturally are now not having that comfort level or that faith कि डेवलपर को देंगे तो कंप्लीट कर पाएंगे, हम अपना रहता घर खाली करके जाए और कल को चालू होने के बाद काम रुक जाएगा. तो और काफी सारे केसेस हुए जहाँ रेंट भी नहीं मिला है, तो बाकी सारी सोसाइटीज ये सब देख के अभी थोड़ा हेजिटेंट है. Second point is delaying tactics to serve the profit motive of developer. Now there are unscrupulous developers also who resort to society को अच्छे promises दे के development agreement कर लेते हैं, और फिर they wait for markets to improve to start. क्योंकि एक बार agreement register हो गया, then for the society to, it's a lengthy process which involves litigation. तो ये लोग agreement करके जाते हैं और फिर वो कुछ ना कुछ बहाने करके डिले करते हैं कि वो उनके दिमाग में ऐसा है कि जब मार्केट सुधरेगा तभी हम चालू करेंगे. Now the third point is why societies should look for self-redevelopment. See, the land on which the building is to be redeveloped, that belongs to the society only, and land is is a substantial part of the project cost, और वो सोसाइटी के पास है. तो जब सोसाइटी लैंड ओन करती है तो why should it not look at going for self redevelopment?
of course there will be certain challenges and all of that self redevelopment, but उसका अच्छे से अध्ययन रिजॉल्व करना है, इसका गाइडेंस अगर आप लोगे तो that is very much doable. The next point is professional PMC, that is project management consultant stroke development manager are available for nominal fees. See, in a self redevelopment, society lacks two major by giving you a loan. Now the second major drawback that a society would have is कि उनके पास वो स्किल सेट है क्या कि वो पूरा बिल्डिंग का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करे, और ज्यादा करके ऐसा पाया नहीं जाता क्योंकि ये एक फुल फ्लेज्ड काम है बिल्डिंग रीडेवलप करना. इसमें कई प्रोफेशनल्स का इन्वॉल्वमेंट का जरूरत है. तो इसलिए अभी अगर सोसाइटी ने फंड भी ले लिया अभी मुंबई बैंक से, लेकिन वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे या और डेट मैनेजर को अपॉइंट करना पड़ेगा. एंड टुडे देयर आर गुड पीएमसी अंडर दी सर्विसेज जहां दे विल टेक केयर ऑफ from your feasibility report, preliminary feasibility report, to sanctioning of plans, to appointment of contractor, to sale of flats, to completion of building and getting the OC also. Another reason covered earlier also, the entire control of the redevelopment will be with the society and its members. See, please note, all the decisions, I repeat, all the decisions will be taken by the society. The PMC or development manager, other professional that you may appoint, they will be there to guide you. तो ये पूरा आपके कंट्रोल में होगा. तो that itself, society and its members will be knowing at each step कि हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा प्रोजेक्ट कैसे आगे बढ़ेगा, और ये you can plan it entirely कि कितने टाइम में खत्म होगा. Another question which normally comes for when we talk about self redevelopment is कि out of pocket expenses society कैसे manage कर पाएगी. अभी इसमें जो सेल्फ रिडेवलपमेंट में एक तो आपका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस नॉर्मल से तो कम ही होगा, लेकिन इसको मैनेज करने के लिए भी you can manage it by routing it through construction cost. What I mean by routing it through construction cost is कि आप साथ टाई अप हो सकता है कि जिसमें वो which will be borne by him, उतना उनको आपको चेक में देना है. Yeah, as I said, all decisions are taken by the society and members. So members can decide on the building plans, कितने फ्लोर का बिल्डिंग होने चाहिए हर फ्लोर पे, और क्या एरिया के बनने चाहिए. Of course that this can be by members. It is obvious that it is subject to BMC का planning norms, which the architect will or the PMC will give you options. They will give you normally 3-4 options कि आपके plot और आपके area के हिसाब से अगर आपको only 9-storied building बनाना है तो ऐसे प्लान होगा, आपको हाई राइज के लिए जाना है तो ऐसे प्लान होगा. ऐसे 3-4 ऑप्शंस आपको देंगे और उसके प्लसेस और माइनसेस भी बताएंगे. And then members and society decide कि कौन से प्लान को फाइनलाइज कर. Another reason for self redevelopment is society can have the option of having like-minded persons as new members. The saleable flats which will be available in a self redevelopment, the members can decide to our family or only to our friends of each member. So that way you can have people who are having the same wavelength of yours. Whereas in a with a developer, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. वो डेवलपर जो जहां ठीक लगे उसको, जो कस्टमर उसको वो बेचेंगे. Entire profit in the form of extra area and corpus will remain with the society and members. Let me clarify, ये काफी बार पूछा जाता है, उसके पहले ही मैं क्लैरिफाई करता हूँ. ये members है ना, this will be existing old members only. So this extra area and corpus will belong to the society and its old members. Now this last but not the least, I think it is one of the most important point. In self redevelopment, no dilution in the land title and ownership. That remains with the society. This is a very, very important point. See, when you get into a redevelopment with a builder,
you enter into a development agreement wherein you give the development rights to the builder. So then to terminate it, it is going to be a lengthy process, though those clauses may be there in the development agreement. Still, it is a lengthy process unless the developer agrees. सेल्फ रीडेवलपमेंट में आपके लैंड के टाइटल में कोई भी राइट किसी का क्रिएट होता नहीं है, सिर्फ बैंक का जो होता है लोन के प्रति, दैट इज अ मॉर्गेज राइट. It is not a right, it's a mortgage which is created against to the extent of the loan that you have availed. So that is very clear कि जो लोन जितना लिया है उतना ही आपको पे करना है along with interest. तो जैसे जैसे आपके फ्लैट्स बिकते हैं आप वो लोन क्लियर करते जाएंगे. तो that is not transferring of any form of title to the bank. Whereas in a development agreement, you transfer the rights to the developer. Now this GR dated 13th September 2019. Now this is a comprehensive GR which has spelled out all the incentives recommended by that high-powered committee which was mentioned in the interview by Prabhu sir. So in this, there are a lot of incentives which have been announced. Just to list a few, one is 10% extra FSI over and above what is normally given for a self-redevelopment project. Interest subsidy of 4% per annum, which the government will bear. TDR at ready reckoner rates, 50% of ready reckoner rates. तो आपको बाहर से TDR परचेज करने की जरूरत नहीं है. This not only saves the cost of TDR, the process becomes very transparent and clean. नहीं तो normally when you have to buy TDR from outside, you buy it from the market independently through some broker. And there are nuances in that. LUC टैक्स में उन्होंने राहत दी है, प्लस उन्होंने ग्रीवियंस कमिटी का फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन दिया हुआ है, कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट करने के लिए पैनल का रिकमेंडेशन दिया हुआ है. Now this GR had come out just before the code of conduct kicked in for the Maharashtra government elections. Now the new government has come, and that is the time when this book was released. They are also very supportive of self-redevelopment, and they have also promised that they will take this forward. But unfortunately, probably because of the Corona and COVID lockdown, right now, not much has moved in this direction. But in times to come, we are certain that these incentives will be implemented by the new government also. Motto is to have better quality house or building than to make maximum profit. See, this is another very important aspect कि सेल्फ रीडेवलपमेंट कर रहे हैं तो बिल्डर का प्रॉफिट हमको आ जाएगा तो हमको बहुत फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग होगा, वो तो होगा, बट दैट शुड नॉट बी द प्राइम फोकस. द प्राइम फोकस शुड बी कि वंस वी गो फॉर सेल्फ रीडेवलपमेंट, टू थिंग्स आर सर्टन कि बैंक फाइनेंस कर रही है तो ही आप सेल्फ रीडेवलपमेंट में जाओगे. द मोमेंट बैंक इज फाइनेंसिंग, one thing what is certain is कि it will not stop because of finance, because the bank is giving you the loan. So your priorities should be कि how do I, once I vacate my house, how do I come as soon as possible within normal time that will be taken for construction of a building. And second is to have good amenities for the building, because it is being done for the members themselves. The next point is less of disputes and legal issues with. Now this is obvious in a self redevelopment because society and its members do not have any personal consideration or personal motive in getting into transactions with outsiders which are not passed by a general body. Whereas when you give it for redevelopment with a builder, I'm not saying that all builders will be doing that, but there is always a possibility that he has entered into agreements with outsiders, whether as customers or finance, and because of non-fulfillment of the mutually agreed terms, there might be some disputes and legal issues which might come up. Now, in a self-redevelopment, all of this is avoided. And the last point is, as I
as I had said in my earlier point, it is better quality, better control, and better delivery. Because all this, the society will be in total control of the project. Hence, self-redevelopment, according to us, is the preferred option for a society. And especially after that GR incentives are implemented, I think the whole पूरा वो कंसेप्ट उल्टा हो जाएगा. सोसाइटीज विल हैव टू थिंक व्हाई नॉट टू गो फॉर सेल्फ रिलेटेड, क्योंकि अगर आपको इंटरेस्ट में भी सब्सिडी मिल रहा है 4%, आपको टीडीआर भी सस्ता मिल रहा है, आपको 10% ज्यादा मिल रहा है, तो फिर बिल्डर के पास जाके उसको कंट्रोल दे के सोसाइटी को क्या फायदा हो. Now let us move to the advantages and challenges of self-redevelopment. Yeah, so the first advantage is, as I said, this is a repeat point, but it is coming under advantages. Society has complete control over the land. Not only the land, even the project. Society will retain the profit earned by the developer. In the brackets, I have put less bank interest and PMC fees. Because in a self-redevelopment, you will be taking a loan from that interest you have to bear. Bear means from the profit which would have been taken by a developer. And for you are appointing a PMC or a development manager or any other professional, वो फीस आप सोसाइटी को बेयर करना है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो पूरा के पास रहेगा. तो रफली अगर डेवलपर का प्रॉफिट 100 रुपया होता तो पकड़िए 30-35 रुपए इसमें जा सकता है, बाकी के whatever 60-65 rupees will come to the society. This is a broad thumb rule. It's an indication. It doesn't mean कि it is applicable to all the societies. Opportunity to own additional area at a substantial discount. सेल्फ रीडेवलपमेंट में जैसे मैंने बताया सारे निर्णय सोसाइटी और उनके मेंबर लेंगे. तो जब आप ये सेल्फ रीडेवलपमेंट इनिशियल स्टेज में प्लान कर रहे हैं, तो अगर जो हर सोसाइटी में ऐसे मेंबर्स होते हैं कि जिनको ओवर एंड अबव द फ्री एरिया एडिशनल एरिया खरीदना होता है, तो अगर सोसाइटी को इनिशियली जो मार्जिन मनी निकालना है, बैंक जितना देती है उसके अलावा जो मार्जिन मनी रेस करना है, वो रेस करने के लिए सोसाइटीज कैन ऑफर अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट टू मेंबर्स कि अगर आप इनिशियली ज्यादा हमारे से एरिया खरीदते हैं तो आपको हम मार्केट वैल्यू से 20%, 30%, जो भी सोसाइटी और मेंबर्स मिलके डिसाइड करेंगे जनरल बॉडी में. So this becomes a good option for raising funds for the society as well as members को अच्छे डिस्काउंट में एरिया मिल जाता है. All project related decisions and control thereof with society. No amendment in plans subsequent to vacating. Now this is a very important point. See, in a self redevelopment, all decisions have to be necessarily taken by the society and through the general body. So once your plans are sanctioned, आपकी आईओडी आ गई, फिर आपको बिल्डिंग वेकेट करना है. आप बिल्डिंग वेकेट करते हो, और अगर उसके आगे जाके आपको कभी लगा कि प्लान अमेंड करना है, तो आपको मेंबर के कंसेंट के बगैर आप कर नहीं सकते हो. वेरएज अगर आपने डेवलपर को दिया हुआ है रीडेवलपमेंट के लिए, हर डेवलपमेंट एग्रीमेंट में डेवलपर ये अपने पास राइट रखते हैं कि आगे जाके वो प्लान को अमेंड कर सकते हैं. सिर्फ उसमें एक ही आपके सेफगार्ड के लिए एक ही लिखा रहता है कि आपको जो फ्लैट अलॉट किया हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. तो बहुत बार ऐसा होता है कि कोई नए रूल या नया कुछ इसके वजह से बिल्डर प्लान अमेंड कर देता है, सोसाइटी को मालूम नहीं होता है, और फिर बाद में ओसी के टाइम पे कुछ तकलीफें आती है और फिर ओसी भी कोई केसेस में रुक जाते हैं. तो ये सेल्फ रीडेवलपमेंट में कतई नहीं होगा. टाइमली प्रोजेक्ट कंप्लीशन एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट thereof. What we mean by that is, they said society, its members don't have any personal motive which they can do which can interfere in the project. So once the plans are sanctioned, once you have taken the full commencement certificate and the bank is ready with the funds, उसके बाद ही आपका काम चालू होने वाला है. तो आपका प्रोजेक्ट कहीं रुकेगा नहीं. आपने अगर फुल सीसी लिया हुआ है तो आपका प्रोजेक्ट कहीं रुकेगा नहीं.
subject to of course you appointing proper professional, completed timely, and again there will be no incentive for society to construct anything which is beyond the sanction plan. जो प्लान मंजूर हुआ है उसके मुताबिक ही कंस्ट्रक्शन होगा. तो आपके लिए ओसी ये एक मियर फॉर्मेलिटी रहेगी. ओसी आने की तकलीफ कहाँ होती है, जहां प्लान में कुछ है और साइट पे कुछ अलग बनाया गया है. ऐसे केसेस में ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलना टाइम प्रोसेस की. ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को जो भी लगता है, महीना लगता है, 2 महीना लगता है, तो यू प्लान इट वेल एंड यू स्टार्ट दैट प्रोसेस, you will get your occupancy certificate on time. Quality construction with better standards. Now, all this can be pre-decided and determined by the society and its members with the help of PMC. कि हमको amenities में क्या चाहिए, स्टील कौन सा चाहिए, सीमेंट कौन सा यूज करना है, इंटरनल एमिनिटीज क्या चाहिए, प्लम्बिंग क्या होना चाहिए, पेंटिंग, अपने जिम्नेशियम में क्या इक्विपमेंट्स होने चाहिए. ये सारे डिसीजंस सोसाइटी और मेंबर्स मिलके, सोसाइटी विल बी एबल टू डिसाइड एंड इम्प्लीमेंट देयर स्पेसिफिक नीड्स. जैसे मैंने कहा कि जिम में अगर क्या रखना है, कि हमको हॉल जैसा रखना है या पार्ट जिम रखना है, उसमें इक्विपमेंट क्या होने चाहिए, हमारे फ्लोर की हाइट क्या होनी चाहिए. अगर आपको थोड़े ज्यादा हाइट, सब्जेक्ट टू बीएमसी नॉर्म्स, आपकी हाइट ऑफ बिल्डिंग ऑल दैट इज परमिसेबल, और आपका रूम का हाइट आपको ज्यादा चाहिए, so you can look at that angle also. Other benefits like bigger, taller room sizes, modern amenities, decorative entrance lobby, play area for children, adequate car parking. आपको कार पार्क्स कितने चाहिए, कौन से टाइप के चाहिए, स्टैक चाहिए कि पिट भी चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारे डिसीजंस आप ले सकते हो. लिफ्ट कौन सा यूज करना है. तो इससे बिल्डिंग आप इतने अच्छे क्वालिटी की बना सकते हो कि उसकी लाइफ और बढ़े. तो वो एक बड़ा एडवांटेज होता है सेल्फ रीडेवलप, क्योंकि आपका मोटो सिर्फ प्रॉफिट करना नहीं है. आपका मोटो ये है कि मेरा एग्जिस्टिंग घर जो मैंने वेकेट किया है उसकी जगह मुझे अच्छी ज्यादा जगह मिले और अच्छे क्वालिटी की, विद ऑल द एमिनिटीज. अभी ये तो सब हुई अच्छी अच्छी बातें. अभी चैलेंजेस, आई थिंक दिस ऑल्सो सोसाइटी एंड इट्स मेंबर्स नीड टू रियली give serious thought. These are challenges, these can definitely be overcome, but it has to be taken and understood in the right spirit. ऐसे नहीं कि बैंक लोन दे रहा है, पीएमसी आ गया वो करेगा, ऐसे नहीं. सोसाइटी और कमिटी और मेंबर्स ने भी उनका एफर्ट डालना चाहिए ये चैलेंजेस समझ के इसको कैसे ओवरकम. फर्स्ट इज जनरेटिंग द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन के लिए जाते हैं. अभी अर्लियर मुंबई डिस्ट्रिक्ट बैंक यूज्ड टू गिव अप टू 85%. अभी उन्होंने प्रोजेक्ट कर दिया है लोन, तो की राहत मिलेगी सोसाइटीज को. तो अभी 5% ही जनरेट करना है. अभी ये जनरेट कैसे करें. नाउ देयर आर टू, एज आई सेड अर्लियर आल्सो, वन इज यू कैन गिव एक्स्ट्रा एरिया टू एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट. और अभी ये परसेंटेज कम हो गया है 5%, 15% से कम होके 5% हुआ है. तो शायद ये एक्स्ट्रा एरिया में ही ये 5% कवर हो जाएगा. अगर नहीं भी होता है तो देर आर अदर वेज ऑल्सो, लाइक यू नो वन ऑफ द सोसाइटीज वेयर आई हैड गॉन फॉर अ प्रेजेंटेशन, वहां मेंबर से ही मेरे को ये सुझाव आया कि सोसाइटी मेंबर्स जो अपना पैसा एफडी में रखते हैं बैंक में, क्योंकि ये 5% भी जो लगेगा, it is required for, it's more like a bridge finance required for a year or year and a half. हाँ, तो ये सुझाव ऐसे आया था कि मेंबर्स ही बोल रहे थे हमारा एफडी पड़ा हुआ है बैंक में, नॉट दैट कि वो सारा एफडी इधर डालेंगे, लेकिन उसमें से थोड़ा पार्ट. अभी बैंक एफडी में अगर मुझे 5 या 6% मिलता है और सोसाइटी को ऐसे भी बैंक लोन में 12% देना है, तो instead of that society can say कि बाबा we'll give you 8% or 9%, whatever members and society decide. तो मेंबर को भी 1-2% ज्यादा मिल जाता है इंटरेस्ट, और सोसाइटी काम बनता है. So there are ways of doing it. Give serious thought to it and you know find out solutions, it will come. Second is lack of expertise and skill amongst the managing committee to execute the project. This I have already covered कि that can be mitigated by आप PMC किसको अपॉइंट करते हो, डेवलपमेंट मैनेजर किसको अपॉइंट करते हो, ये बहुत ही महत्व रखता है.
और रीडेवलपमेंट बाय बिल्डर में बिल्डर का जितना ड्यू डिलिजेंस करते हो उससे थोड़ा ज्यादा पीएमसी या मैनेजर का भी करना चाहिए, क्योंकि रीडेवलपमेंट बाय बिल्डर में एटलीस्ट बिल्डर के खुद के स्टेक्स है. पीएमसी या डेवलपमेंट मैनेजर इज मोर इन अ कंसल्टेंट और अ प्रोफेशनल कैपेसिटी. तो टू दैट एक्सटेंट सोसाइटी हैज टू बी very vigilant about whom they appoint. I'm not trying to scare you. I'm just saying it is an important factor which you need. अभी ये पॉइंट भी काफी बार सोसाइटीज के प्रेजेंटेशन में आता है कि सेल ऑफ सेलेबल एरिया ये बड़ा चैलेंज लग रहा है. अभी आज के मार्केट में तो है चैलेंज, नहीं है ऐसा नहीं है, बट आई विल से कि देयर आर 2-3 एस्पेक्ट्स टू दिस. वन इज the development manager or the PMC whom you appoint, they also provide these services. They have tie up with either a good real estate professional selling company who will assist in sale of flats. And more importantly, आप जब feasibility report बनाते हो, अभी सेल होगा आपका बिल्डिंग का काम चालू होने के बाद, लेकिन आपका जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है वो उसमें कितना कुशन रखा हुआ है. व्हाट आई मीन बाय कुशन इज व्हेन यू मेक अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन हाउ मच एरिया यू आर टेकिंग फ्री इन द रीडेवलपमेंट एंड हाउ मच money you will get at the end of the project towards as profit to the society. इससे क्या होगा, कल को मार्केट ऊपर नीचे भी हुआ तो आपका सेलेबल एरिया जो है उसको आप कम रेट में भी बेचो तो भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए. ये कैलकुलेशन वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में फैक्टर इन होना चाहिए. अगर वो होता है तो आपका मार्केट वैल्यू अगर समझो 30,000 रुपया है कारपेट, तो आपको कल को ऐसी नौबत आए कि आपको 22,500, 23 या 24 में बेचना पड़े, तो वो बेच के भी आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो, ऐसी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाओगे तो ज्यादा अच्छा है. कल को मार्केट अच्छा रहा तो आपको 30,000 ही आने वाला है, तो आपको कोई लॉस नहीं है ऐसे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने से. आपको जितना फ्री एरिया चाहिए वो थोड़ा प्रोपोर्शन में रखना पड़ेगा. ऑफ कोर्स इट हैज टू बी कि आपको जहां तक हो सके एक एक्स्ट्रा रूम मिले, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द फिजिबिलिटी रिपोर्ट. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज व्हेन अभी ये नया कंसेप्ट है इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा है ट्रैक्शन के लिए, लेकिन जब सोसाइटी खुद रीडेवलप कर रही है तो जो परचेजर है ही विल बी मोर कंफर्टेबल टू बाय अ फ्लैट देयर बिकॉज एम्यूनिटीज ही नोज विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि जो बिल्डिंग बना रहे वो खुद रहने को आने वाले हैं. और दूसरा बैंक लोन है तो उनका प्रोजेक्ट तो कंप्लीट होना ही है, ये कंफर्ट लेवल उनको रहेगा. तो बारिंग दिस करंट मार्केट सिनेरियो, ये मार्केट सिनेरियो ज्यादा दिन चलने वाला है नहीं, जो भी चलेगा साल 1.5 साल, barring that, but that also can be factored in the feasibility. Now the next point is dispute between members and the society. Now this is a very important aspect. Self redevelopment के लिए, as you know, for a bank loan, this was covered probably in the earlier chapter. For a bank loan, 100% consent of the members is a must for disbursement. आपको सैंक्शन मिल जाएगा लेकिन डिसबर्समेंट के लिए 100% कंसेंट चाहिए. और ऐसे भी सेल्फ रीडेवलपमेंट में मेंबर्स का साथ होना जरूरी है. तो हाउ डू वी डू दैट? आई थिंक द बेस्ट वे टू डू इट दैट इज बाय मेंटेनिंग टोटल ट्रांसपेरेंसी right from the initial stage to the completion stage. Now here the managing committee's role is very important. They have to show that maturity and wisdom to deal with all the members. देखो मोस्टली तो मेंबर्स देंगे साथ आपको तो ही आप सेल्फ रीडेवलपमेंट का सोचोगे, लेकिन हमेशा हर सोसाइटी में एक 5-10% मेंबर्स ऐसे होते हैं कि जिनको क्वेश्चंस पूछने की आदत होती है. Now there are two types of questions which can be asked. See, there are sometimes questions which might have the merits. तो आपने या आपके पीएमसी ने भी नहीं सोचा होगा, शायद वो मेंबर ने सोचा होगा. तो I think you have to look at all the questions based on the merits.
और अगर उसमें मेरिट है तो उसका निवारण होना चाहिए। और जो मेंबर मेरिट वाला क्वेश्चन पूछते हैं, once you give a logical and satisfactory response to them, they will understand. Now there will be another part of members who will not be as logical or as rational. It is more of a temperamental issue. So there are going to be challenges. But if it is just 2, 3, 4% of the total number of members, I think the society and its members have to look at, getting the necessary litigation done. आजकल cooperative courts बहुत जल्दी judgments दे रहे, तो it will be a process of 4 to 6 months. उसके लिए आप self redevelopment नहीं करोगे, तो it will not be fair to the 95-96% of the members who want the self redevelopment. One more thing that the GR, which I keep referring to, of the high-powered committee of state government, they have also tried to address this issue, and they have recommended that a grievances committee should be formed, wherein an official from the registrar's office, one official from the BMC, and one will be a public representative. ऐसे grievance committee बनाएंगे जहां societies को ऐसे problems आ रहे, they can refer, or even the member can go to the. Now, this will help, as a grievance committee is formed, it will help in speedier resolution of the problems than going to a cooperative. So this is a good positive move by the committee. Now the last challenge which I have listed is staying updated on the change in norms and regulations on real-time basis. Now this is practically impossible, almost impossible. I will not say impossible, but almost impossible task for the managing committee or even a society member, because for this आप अपना काम छोड़ के ये काम तो कर नहीं सकते, and for this you have to be in the real estate field, involved every day in a professional capacity. Now how to take care of this challenge, how to overcome this challenge, is कि आप जो PMC या डेवलपमेंट मैनेजर जिसको अपॉइंट करोगे, वो ऐसे होने चाहिए कि वो डेली टच में है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. एंड आई एम नॉट रेफरिंग ओनली टू सर्कुलर्स और पेपर में जो न्यूज आता है, ग्राउंड लेवल पे क्या चेंजेस हो रहे हैं. कोई एक छोटी सी भी चेंज हो सकती है कि वाटर डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन करने का चेंज हो गया, तो नॉट नेसेसरली कि उसके लिए आपको सर्कुलर या न्यूज़पेपर. तो यू नीड वन हु डूइंग दिस with his entire team. I think with this I will end my presentation. Thank you all for a patient hearing.